नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। मैं मंच पर जो लोग हैं, रजनी गुप्त जी, महेश दर्पण जी, पंकज जी और अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये सत्र दो कथाकारों की पर बातचीत इसमें होगी और मेरी जो बातचीत का आधार रहेगा वो मैं पंकज जी से बातचीत करूँगी उनके उपन्यासों पर। जहाँ तक पंकज जी की शख्सियत की बात है, सब लोग जानते हैं उन्हें, फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पहली मर्तबा पंकज जी को देख रहे होंगे। मैं एक संक्षिप्त परिचय पंकज जी का ज़रूर बता दूँ। पंकज जी मूल रूप से कथाकार हैं, लेकिन कथाकार होने के साथ साथ अपनी रचनात्मक एकाग्रता को वो विविध दिशाएं, विविध आयाम देते रहे हैं। एक तरफ कविता है तो गज़ल भी है, व्यंग है, यात्रा संस्मरण भी है। इसी के साथ बहुत पढ़ते हैं पंकज जी, कुशल संचालक हैं, संपादक हैं, संयोजक हैं। बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों में लगातार पंकज जी की आवाजाही लगातार लगी रहती है और इससे मुझे लगता है कि वो अपनी जो ऊब एक विधा में हो जाती है उसको लगातार तोड़ते भी हैं। इनके मुख्य जो उपन्यास हैं, 7 कहानी संग्रह हैं, मुख्य जो उपन्यास हैं, जिन उपन्यासों पर ही हमें आज के सत्र में बातचीत करनी है। ये वो शहर तो नहीं, बहुत चर्चित उपन्यास अकाल में उत्सव, मेरा प्रिय उपन्यास, और जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं अकाल में उत्सव से मैं अपनी बात करूंगी। और ये जो पूरा उपन्यास है, जब ये आता है और एक विराट है और गांव की वापसी को लेकर पंकज जी आते हैं। सूखा पानी गांव है, राम प्रसाद नाम का किसान है और ये उपन्यास किसानी जीवन की महागाथा बनता है पूरे तौर पर। और इस उपन्यास में जो मुख्य मुद्दा है, जो किसान है राम प्रसाद, दरअसल वो एक किसान नहीं है, वो एक प्रातिनिधिक चरित्र है यथार्थ का, और वो कई किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी पंकज जी से, क्योंकि इनका जब तीसरा उपन्यास आया जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, वो भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी को लेकर वो लिखा गया उपन्यास है, लेकिन उसका अंत सुखांत है। मैं पंकज जी से जानना ज़रूर चाहूँगी कि एक ऐसा समय में जहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं और वहीं किसानी चेतना के जो बड़े पत्रकार पी साईनाथ रहे, वो लगातार इसका दस्तावेजीकरण करते रहे कि ये आत्महत्याओं के मूल कारण क्या हैं। और वो उपन्यास बहुत बेहतर तरीके से दिखाता है कि किस तरह से राम प्रसाद की आत्महत्या के मूल कारण को विस्मृत किया गया और कोई और कारण उसमें लगा दिया गया। ऐसे पूरे आंकड़े पी साईनाथ ने दिए थे। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ ये कि एक रचनाकार का काम होता है कि जब बहुत अंधेरा होता है तो वो एक माचिस ज़रूर जलाता है, एक उजाला ज़रूर दिखाता है। पंकज जी, आपने जुर्म इश्क पे नाज था को सुखांत किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना त्रासद सब चीज़ें रखते हुए भी उसका अंत सुखांत क्यों नहीं हो पाया? असल में सबसे पहले तो मैं अकाल में उत्सव पर बात करना चाहूँगा कि अकाल में उत्सव का जो किसान है राम प्रसाद, वो आखिर में आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो किसान की ही कहानी थी। और मैंने पूरे कथानक में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे किसान, हम लोग सामने से देखते हैं कि, और हम लोग बहुत सतही तौर पर कह देते हैं कि एक फसल खराब हुई और किसान ने आत्महत्या कर ली। ये शहरों में बैठकर आप किसानों के बारे में बात कर लेते हैं कि एक बार ओला गिरा और किसान ने आत्महत्या कर ली। आपने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्जा चढ़ रहा है वो नहीं देखा, आपने उस चक्र को नहीं देखा जो दादा से पोते तक पहुंचता है और आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब वो उसके पास फांसी पर झूलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। तो अकाल में उत्सव को सुखांत कहीं से नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि अकाल में उत्सव दुख की कहानी है, वो किसान की कहानी है। लेकिन जब मैं जुर्म इश्क पर नाज लिख रहा था तो चूँकि वो 5000 सालों का मानव सभ्यता का इतिहास था, भारत के संदर्भ में था, और भारत में जो दो बड़े धर्म रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच के संबंधों को लेकर था। और उनके संबंधों में आई हुई खटास, कड़वाहट और नफ़रत कहाँ से शुरू होती है उसको जानने की एक कोशिश थी।
तो जब वो उपन्यास में लिख रहा था तो जिन लोगों ने उपन्यास पढ़ा है, रामेश्वर उसमें भी एक केंद्रीय पात्र है और उसमें एक पात्र है भरत यादव, जो कि एक एसपी है और जो सब चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है। और जब मैं कहानी को लेकर चला था तो वो आखिरी में उसको मरना था, क्योंकि फैज़ साहब का शेर है कि जिन्हें जुर्म इश्क पर नाज था वो गुनाहगार चले गए, ना रहा जुनूने रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। तो गुनाहगार चले गए का मतलब आखिर में नायक को मरना है। कहानी बहुत पीड़ा की है। एक शहर में दंगा हो गया है, एक छोटी सी बस्ती जिसको आसपास से किसी दूसरे धर्म के लोगों ने घेरा हुआ है, जिसके अंदर एक दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं। वहाँ एक गर्भवती स्त्री है और उस गर्भवती स्त्री की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और उसके छोटी सी बस्ती के चारों तरफ से लोगों ने घेरा डाला हुआ है उस पूरी बस्ती को जलाने के लिए। कहानी केवल उस बच्चे को बचाने की है जो कि उस गर्भवती स्त्री के पेट में है। तो मुझे ऐसा लगा कि भरत यादव मर जाएगा तो हमारी उम्मीदें मर जाएंगी, हमारी आशाएं मर जाएंगी। सांप्रदायिकता का समय है, हम सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हम एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर दूसरे धर्म का है तो हम देखते हैं कि शायद ये गलत है, हमारे अंदर उसको लेकर संदेह है। लेकिन एक लेखक की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बचाने की बात करेगा। मैं चाहता था कि आखिर में इसमें बहुत पीड़ा है, वो गर्भवती तड़प रही है और उसका बच्चा जन्म लेने वाला है और चारों तरफ आग लगी हुई है। एक दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है वो बचाने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, आखिर में बचा ले जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर मर गया तो शायद हम उम्मीदें भी ख़त्म कर बैठेंगे। और सांप्रदायिकता के इस दौर में मैं चाहता था कि मेरा पाठक उम्मीदें लेकर बाहर निकले किताब से, तो इसीलिए मैंने उसका सुखांत किया और दुखांत नहीं किया। राम प्रसाद की तरह उसे मारा नहीं, रामेश्वर और भरत यादव को जिंदा रखा ताकि उम्मीदें जिंदा रहें। बहुत अच्छा। मैं इस उपन्यास से मैंने भी पढ़ा है और मुझे भी बहुत अच्छा अंत लगा। अब मैं हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार चित्रा जी नहीं है, वो उनके उपन्यास नकटोरा पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने चित्रा जी को पढ़ा होगा आप सबने, और मैं मान के चल रही हूँ कि जो नवीनतम उनका उपन्यास नकटोरा है वो बहुत बड़े बृहत समुदाय, बौद्धिक समुदाय के छद्म को बेनकाब करता है, सामाजिक राजनीतिक हिस्सों को, उन अनदेखे अलक्षित हिस्सों को बहुत बहुत बारीकी से वो छिन्न भिन्न करती हैं। और सबसे ज़्यादा है कि वो आम मजदूर वर्ग है, आम श्रमिक वर्ग है, और जहाँ तक लोगों की निगाहें नहीं जाती उस आम जनता से रूबरू होके उनके अंतर विरोधों को उजागर करती हैं। तो ये बहुत ही अपने समय का विधाओं के बीच के भेद को तोड़ता हुआ एक अद्भुत, अनूठा और ज़बरदस्त पठनीय उपन्यास है, जो केवल 2 दिन में मैं 500, 450-500 पेज मैंने पढ़ लिए। तो ये उपन्यास की सबसे बड़ी कामयाबी है। और ख़ास तौर पर इस उपन्यास का जो अंत है बहुत सांकेतिक तरीके से एक स्त्री के अंतर्विरोधों को, जो मजदूर वर्ग की है, श्रमिक वर्ग की है, कि किस तरह के उत्पीड़न, मानसिक, दैहिक और सामाजिक, पारिवारिक और जिस तरह के छल कपट धोखाधड़ी स्त्री जीवन में चल रही है उसको बेनकाब करता हुआ संकेत में सूत्रात्मक तरीके से अपनी बात कर जाता है। तो ये नकटोरा एक सांकेतिक बिंब है और इसके बारे में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार महेश जी ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे और वो बताएंगे कि नकटोरा में इन बिंबों को, इन संकेतों को, इन सूत्रों को किस तरीके से चित्रा जी ने उद्घाटित किया है और किस तरह शिल्प का अंतर्विरोध और शिल्प में वैविध्य लाने के लिए कई विधाओं को आपस में मिला देती हैं। कभी वो चित्र लगता है, तो कभी उपन्यास लगता है, तो कभी आत्मकथा लगता है, तो कभी वो कहानी टुकड़ों टुकड़ों की हुई गई। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से महेश जी ने इस पर समीक्षा भी लिखी है, हंस में जो नवीनतम अंक में आई है। तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी प्रकाश करेंगे। इतनी मौजूद बातचीत थी कि मुझे लगा कि आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि परिस्थितियाँ हमें कितना करीब ले आती हैं दो अलग अलग चीज़ों के बीच भी। आपने नकटोरा के बारे में बात की। हम में से शायद ही कोई होगा भारतीय उत्तर भारत के क्षेत्र का व्यक्ति जो नकटोरा को न जानता हो। नकटोरा यानी बारात प्रस्थान के बाद स्त्रियों द्वारा अकेले में किया जाने वाला ऐसा नाट्य
जिसमें पुरुषों की नकल उतारी जाती है। और पुरुषों द्वारा उस नाट्य को क्या कहा जाता है? पहले तो ये कि स्त्रियां पुरुष की नकल क्यों उतारती हैं? इसलिए कि उनके भीतर पुरुष के प्रति जो कुछ जमा होता चला जाता है वो उस नाट्य में निकल कर आता है बाहर। और दूसरा ये कि पुरुषों की उस पर टिप्पणी क्या है? पुरुषों की टिप्पणी यह है कि इन औरतों के पास दिमाग तो होता ही नहीं, ये तो पुरुष की नकल करके अपने उस अकेले दिन को भरना चाहती हैं। अब ये जो दो विरोधाभासी चीज़ें हैं, इनके बीच अगर उपन्यास होता तो वो बहुत सीमित परिवेश का उपन्यास होता है। एक बड़ा रचनाकार जब किसी कथ्य को अपना विषय बनाता है तो वो उसे एक बड़ा आकाश देना चाहता है, उसकी दृष्टि का विस्तार करता है। इस उपन्यास को लिखते हुए दरअसल चित्रा जी ने पूरे देश में, समाज में, राजनीति में, संस्कृति में, बाज़ार में, निम्न वर्ग में और समाज के हर हलके में चल रहे नकटोरे को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये नकटोरा ऐसा नकटोरा है जहाँ एक प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांगते समय एक सामने खड़ी हुई स्त्री उम्मीदवार के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करता है वो बेहद शर्मनाक है। यहाँ वो छद्म भी खुलते हैं जहाँ स्त्रियों के बीच रहने की आज़ादी भी पुरुष आसानी से स्त्री को नहीं देता। यहाँ वो छद्म भी खुलते हैं जहाँ वर्गों का चरित्र बेहद अलग होते हुए भी एक जैसा लगता है, क्योंकि पुरुष पुरुष है और स्त्री को स्त्री ही माना जाता है। ये कहा जाता है कि इसके पास धड़ है, इसके पास सिर तो है ही नहीं। मेरा कहना यह है कि इस उपन्यास में, जैसा कि आपने कहा कि चित्रा जी ने बौद्धिक समाज के छद्म को तो उजागर किया ही है, संसद से सड़क तक चल रहे तमाम छद्मों को, अपने समय की विडंबनाओं को, चरित्रों के भीतर पल रही परतों को इस तरह से उजागर किया है कि एक बड़ा नकटोरा हमारे सामने खुलने लगता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रारंभिक प्रश्न है, ये उपन्यास अभी आया है, इसके कई पाठ होंगे। आपने विधाओं की आवाजाही की बात की, ये बात सही है। आज हर विधा अपना फ्रेम तोड़कर बाहर निकल रही है। कविता में कहानी का प्रवेश है, कहानी में कविता का प्रवेश है, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आपने कहा आत्मकथा, ये समाज कथा भी उतनी ही है जितनी आत्मकथा है। दरअसल ये समय के बीच रचनाकार और रचनाकार के भीतर उसका समय है, नकटोरा। बहुत अच्छा आपने नकटोरा के विषय में बताया। और फिर से एक नए उपन्यास की तरफ हम चलते हैं। पंकज जी के तीसरा उपन्यास जिन्हें जुर्म इश्क फिनास था, जिसके विषय में अभी पंकज जी बता भी रहे थे। ये उपन्यास का अगर वक्फा लें तो ये कुल जमा एक रात की कहानी है, लेकिन इसमें जो एक लंबी वैचारिक ऐतिहासिक बहस है, पूरा सांस्कृतिक मंथन है, वो दरअसल जिसे मैं कहूँ मुक्तिबोध के शब्दों में कि वो सभ्यता समीक्षा का काम ये उपन्यास करता है। इस उपन्यास में जैसा पंकज जी बता रहे थे कि इस समय के हिसाब से ये बड़ा ज्वलंत और बहुत मौजू है कि सांप्रदायिकता के विषय पर वो सारी पड़ताल करता है। और अक्सर जब हम अपने वर्तमान के अंधेरे को टटोल रहे होते हैं तो एक जो युक्ति अपनाते हैं, हम अपने अतीत में जाकर उन बिंदुओं की शिनाख्त करते हैं कि उस अंधेरे ने कब जन्म लेना, कब आकार लेना शुरू किया था। और पंकज जी यहाँ तक आते हैं और इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में भी याद आती है, जिसमें वो गांधी से संवाद करते हैं। और इस उपन्यास में पंकज जी ने जो युक्ति अपनाई है वो बहुत फैसिनेट करती है। उस युक्ति में हम देखते हैं कि एक तरफ गांधी से संवाद है रामेश्वर का, एक तरफ नाथूराम गॉडसे से संवाद है और एक तरफ जिन्ना से संवाद है। जिन्ना जो अस्मिता को सिर्फ मुस्लिम अस्मिता में कैद करके चल रहे हैं और नाथूराम गॉडसे जो हिंदुत्ववादी अस्मिता में कैद कर चल रहे हैं, और गांधी जो एक समावेशी भारत का विचार लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ें आई हैं। तो पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो फैंटेसी शैली है, जो स्वप्न की शैली है, यह आपको भी बहुत आकर्षित करती रही है। kasab.gandhi@yerwada.in जो कहानी आपकी है और इससे संग्रह भी आपका है, आप लगातार इसका प्रयोग करते हैं और इस शैली को साहित्य की दुनिया में अयथार्थवादी शैली कहा जाता है।
आप इस अयथार्थवादी शैली में इतना बड़ा यथार्थ रखने की जो आपकी कोशिश है, तो उसके बारे में बताइए। और दूसरा जो है, ये युक्ति कितनी कारगर है उसके बारे में भी। शुक्रिया प्रज्ञा जी। असल में जब ये कहानी मैं लिख रहा था, उपन्यास को जब लिख रहा था, तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि चूँकि अगर मुझे सांप्रदायिकता के प्रश्नों से मुठभेड़ करनी है, मुझे दो धर्मों के बीच जो भी पैदा हो गया है उसके बारे में अंदर तक उतर कर जानना है, तो मुझे कुछ पात्रों के पास जाना पड़ेगा। वो पात्र जिनके पास उन प्रश्नों के हल हैं जो प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो वो पात्र थे महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और जिन्ना, और बाद में उपन्यास के अगले संस्करण में भगत सिंह उसमें आते हैं। तो मैं इन पात्रों के पास इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं के पास थे। गोडसे और जिन्ना दो अलग अलग विचारधाराओं के दो ध्रुवों पर खड़े हैं, उत्तर और दक्षिण पर खड़े हुए हैं। गांधी उनके बीच केंद्र में खड़े हुए हैं, बिल्कुल मध्य मार्ग पर, जो बुद्ध का मध्य मार्ग है वहाँ पर गांधी खड़े हैं। तो अगर आपको पूरा जानना है तो आपको इन तीनों से बात करनी होगी। लेकिन चूंकि 5000 साल की सभ्यता समीक्षा है, कहानी केवल एक रात की है। रात के शाम के बाद दंगा शुरू होता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। सुबह होने तक उस स्त्री का प्रसव हो जाता है, उसे बच्चे का जन्म हो जाता है, वहाँ कहानी ख़त्म होनी है। इस बीच में महात्मा गांधी से कैसे बात की जाए, गोडसे से कैसे बात की जाए, जिन्ना से कैसे बात की जाए और भगत सिंह से कैसे बात की जाए, तो फिर मैंने जिसको साहित्य में ठीक नहीं समझा जाता है उसी शैली का उपयोग किया कि मैंने टेलीफोन मोबाइल कॉल्स हैं, जो मोबाइल कॉल्स गलत लग रहे हैं, वो किसी और को लगाते हैं लेकिन महात्मा गांधी को लग जाता है। फिर महात्मा गांधी से लंबी चर्चा होती है, फिर वो किसी और को कॉल करते हैं और गोडसे को लग जाता है, फिर गोडसे के साथ एक लंबी चर्चा है, फिर इसी तरह से जिन्ना के साथ है और इसी तरह से भगत सिंह के साथ है। तो मुझे लगा कि इन पात्रों को पात्र के रूप में लाने से ज़्यादा अच्छा है कि इन्हें फैंटेसी के रूप में लाया जाए, और फैंटेसी के रूप में लाकर हम उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। मेरा जो केंद्रीय पात्र है रामेश्वर, वो महात्मा गांधी से जब बात करता है तो वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आकर बात नहीं करता। मुझे लगा कि अगर महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर बात की जाएगी तो वो बात किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी, तो वो इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो बहुत कड़वे सवाल पूछता है उनसे। और एक इतिहास, हमारे लेखक अभी इतिहासकार हो गए हैं अशोक कुमार पांडे, उन्होंने कहा, जब इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जिन्ना के बारे में ये जो लिखा है ये कहाँ से पढ़ा, ये मेरे लिए कुछ नई सूचनाएं। तो मैंने कहा जिन्ना के बारे में ये सूचनाएं यहाँ से उपलब्ध हैं कि जिन्ना को बाकायदा चांटा मारा गया था महात्मा गांधी के सामने। तो वो सारी सूचनाएं एकत्र करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो शैली लोगों ने पसंद की और मुझे लगा कि उस शैली के द्वारा मैं उन सांप्रदायिक प्रश्नों के उत्तर तलाश कर पाया जो आज हमारे सामने खड़े हैं, और उन ऐतिहासिक पात्रों से जूझते हुए शायद उन सब चीज़ों के जवाब मिल गए मुझे जिनसे अब आज हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी को शायद ज़्यादा उन प्रश्नों से मुठभेड़ करनी है। तो मुझे लगता है कि वो शैली उस उपन्यास के लिए मुझे सबसे ठीक लगी। मैं सहमत हूँ, और आपकी जो शैली है, स्वप्न शैली, वो बहुत युक्ति संगत तरीके से थीम को आगे ले जाती है। मैंने पढ़ा है उपन्यास, मैं नकटोरा पर फिर से चर्चा के उसमें ला रही हूँ, और इसमें एक बहुत ही मार्मिक लाइन चित्रा जी ने लिखी है कि माएँ सिर्फ माएँ क्यों नहीं होती, वो लड़के की माँ या लड़की की माँ या लड़के की माँ क्यों होती हैं। ये पूरे मध्य वर्ग का सच है। आज चाहे हम जितने भी पढ़े लिखे आधुनिक चेतना संपन्न अपने को माने, लेकिन लड़की के माँ होना और लड़के के माँ होने में दोनों की जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं में जब चित्रा जी दो बुद्धिजीवी उच्च पढ़े लिखे परिवार के लिए बात करती हैं, जहाँ वो साफ लिखती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक पढ़ी लिखी औरत दूसरी पढ़ी लिखी औरत को क्यों नहीं स्वीकार कर पाती। ये बड़े कटीले और बहुत ही निर्ममता से उन्होंने चीरफाड़ की है रिश्तों की, जटिलताओं की। और ठीक इसी जगह पर वो राजनेता जब होता है और उसकी जो प्रेयसी से पत्नी बनाता है, वो फिर किसी और के रिश्ते में वो जाता है, और जिस तरह से वो रिश्तों का यहाँ पर वो होता है छद्म या धोखाधड़ी जो होती है जिसे कहें, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और आगे चल के जो मजदूर वर्ग की पुष्पा जैसी किरदार जो गोबर पाथती है और गोबर और भैंस को लेके मामूली सी बात पे वो
ईंटा मार के हत्या कर देती है। तो ये सारी चीज़ें रिश्तों की चीर-फाड़ से लेके रिश्तों के टूटने बिखरने की दास्तान को जिस तरीके से चित्रा मुद्गल जी ने इस नकटोरा में लिखा है, वो सच में इस पूरे समाज का नकटोरा है। यहाँ पर एक सामाजिक अस्मिता, वैयक्तिक निजता और जो स्त्री के 3 रूप दिखाए गए, जब वो माँ के रूप में होती है, जब वो पत्नी के रूप में होती है और जब वो समाज सेविका के रूप में। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी कहती है कि माँ, ये मंच पे भाषण देने से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो इस उम्र के इस मोड़ पर आके जो ये सवाल निर्ममता से चित्रा जी खड़ी करती हैं, सबसे ज़्यादा मुझे आहत करता है बौद्धिक चेतना संपन्न वर्ग की ये छद्म जो है, ये लिखने पढ़ने में कुछ और है और आप जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका आप 10% भी नहीं उतार पाते। ये छद्म को बेनकाब करना इस उपन्यास की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है और मैं चाहूँगी कि महेश जी इस पर प्रकाश डालें कि कितनी बारीकी से उन्होंने इस कोड़ को पकड़ा है। दरअसल जो मुझे कहना था वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन कैसे हुआ ये देखने लायक बात है। देखिए, अपने समय के यथार्थ से आँख में आँख डालकर टकराना हिम्मत का काम है। हिम्मत का काम ये भी है कि आप जीवंत पात्रों के सच्चे नाम देकर उन्हें अपने उपन्यास का चरित्र बनाएं। हिम्मत की बात है कि बड़े शहर में रह रहे लेखक, बुद्धिजीवी समाज के तमाम पात्रों को सामने ला देना उस स्थिति में जो प्रायः देखने में नहीं आता, जो उनका असार्वजनिक सच है। वो जीवन का एक ऐसा सच है जो पर्दे के भीतर कुछ होता है, पर्दे के बाहर कुछ होता है। हम बोलते कुछ हैं और जीते कुछ और हैं। तो जो दोगलापन हमारे चरित्र का है, इसको दिखाने के लिए बड़े साहस की, निडरता की और एक तटस्थ विवेक की आवश्यकता होती है। जब एक रचनाकार में ये चीज़ें कहीं से आ जाती हैं तो वो अपने समकालीन यथार्थ से सीधे टकराने की हिम्मत जुटा पाता है। नकटोरा में ये हिम्मत उन्होंने इसलिए जुटाई कि मुझे याद आ रहा है, यहाँ प्रज्ञा बैठी है ना, प्रज्ञा के पिताजी यानी कि रमेश उपाध्याय कथन नाम की एक पत्रिका निकालते थे और उसमें उन्होंने कहा कि तुम दूसरों की कविताओं पर बात करते हो, तुम अपनी कविता क्यों नहीं देते कथन के लिए। तो मैंने एक कविता उसमें दी थी कि इत्मीनान की भी एक हद होती है और जब ये हद गुजर जाती है तब उफान आता है। और वो कविता लंबी कविता थी, कथन में छपी थी। मुझे अभी याद इसलिए आई कि शायद चित्रा जी के इत्मीनान की भी हद आ चुकी हो और हम हर व्यक्ति के भीतर इत्मीनान इंतज़ार नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे अपने ही जीवन में जाहिर कर देते हैं और सामाजिक विसंगतियाँ जैसा शब्द सुनते सुनते हम लोगों के कान तो पक गए हैं, लेकिन दरअसल शब्द इतने रूढ़ हो चुके हैं कि अब इस बाज़ार ने हमें शब्दों के अर्थों से भी विरत कर दिया है। हम बोलते कुछ हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, हम कहते कुछ हैं और हमारे दिमाग में कुछ और होता है। लेकिन इस उपन्यास में जो चरित्र है, जैसा है वैसा का वैसा हमारे सामने आ जाता है। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने समय की सबसे बड़ी लेखिका क्यों ना हो, अपने समय का सबसे बड़ा राजनेता क्यों ना हो, अपने समय का सबसे बड़ा व्यापारी क्यों ना हो। मेरा कहना सिर्फ ये है कि लेखक के भीतर ये हिम्मत तभी आती है जब वो अपने समय को तोलने का साहस जुटाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि रचनाकार और एक्टिविस्ट रचनाकार में बेसिक डिफरेंस होता है और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि रचनाकार घर के भीतर बैठकर भी लिख सकता है, एक्टिविस्ट रचनाकार को सड़क पर उतरना पड़ता है, उसे सामान्य जीवन को करीब से देखना पड़ता है। इस उपन्यास में पॉश राइटर्स की बस्तियाँ भी हैं और वो डाउन ट्रोडन्स लोगों की भी, जहाँ गोबर थापने के लिए एक आदमी को जान देनी पड़ जाती है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम उपन्यास के बने बनाए फॉर्मेट से बाहर निकल करके अगर उपन्यास को पढ़ने की आदत डालेंगे तो हम नकटोरा जैसे उपन्यास को ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे। वैसे इसकी व्याख्या तो आपने अपने प्रश्न में ही कर दी। बहुत अच्छी आपने बात कही रचनाकार के रचनाकार रूप और एक्टिविस्ट रूप की, लेकिन चित्रा जी के विषय में ये कहा जाए तो उनका एक रूप एक्टिविस्ट का भी रूप रहा है। वो उन पूरे मजदूर यूनियन से वो लगातार जुड़ी रही, आवाम जिस तरह से आता है। और अभी हाल ही में जो आपने किताब संपादित की है चित्रा मुद्गल एक शिनाख्त,
उसके विविध अंशों में, चाहे वो संस्मरण है, चाहे वो आपका लिया हुआ साक्षात्कार है, उसमें भी ये बात बहुत अच्छी तरह से आई है। और मैं अब मुखातिब होती हूँ पंकज जी से। आपकी कहानी उपन्यासों का अभ्यस्त पाठक वो बिल्कुल अलग दुनिया का पाठक रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपकी कहानियों से, उपन्यासों से वाकिफ़ हैं, और जिस तरह की उसमें कथा चलती है, रस चलता है। लेकिन जब ये उपन्यास आता है तो इसकी जो युक्ति है, इसका जो पूरी रचना प्रक्रिया है, इसमें आपने उस कथा रस की चिंता नहीं की, और वो है भी नहीं, किसी को मिलेगा नहीं उस तरह से। एक तरह से कहूँ कि आपने अब तक अपने लेखन के उस कंफर्ट जोन से आप निकले हैं, और उस पूरे कंफर्ट जोन को आपने डीकंस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद फिर आपने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया नए सिरे से। मेरी एक जिज्ञासा है, जो मुझे लगता है जिन लोगों ने वो उपन्यास पढ़ा होगा उनकी भी होगी, कि आपके उन अभ्यस्त पाठकों ने इस उपन्यास को किस रूप में लिया? ये ख़तरा मुझे भी लग रहा था जब उस उपन्यास को मैं लिख रहा था। तो एक तो लंबे संवाद हैं, गुरु और शिष्य के बीच के लंबे संवाद हैं, और संवादों के माध्यम से ये खोलने की कोशिश की है कि हमारी सभ्यताएं कहाँ किस तरह से पैदा हुई, कहाँ टकराईं, कहाँ हमारे बीच में द्वंद्व पैदा हुए। तो वो संवाद शैली से मुझे सबसे बड़ा ख़तरा यही था कि संवाद हैं तो कथा रस तो होगा ही नहीं, और मेरी कहानियों को कथा रस के लिए जाना जाता है कि मैं थोड़ा सा उस तरह से लिखता हूँ। तो मुझे फिर ये लगा कि अगर एक लेखक हूँ और सामाजिक सरोकारों को और उनके साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ, तो ख़तरे थोड़े से उठाने पड़ेंगे। अगर मैं ख़तरे उठाने से डरूंगा तो शायद मेरे पाठक को कुछ नया नहीं मिलेगा, और वो एक जो मोनोटोनी है वो भी नहीं टूटेगी कभी, कि मैं उसी तरह की कहानियाँ अपने कंफर्ट जोन में ही खेलता रहूँगा। तो अपने आप की कंफर्ट जोन को तोड़ने का एक प्रयास था कि उसको तोड़ूं और कुछ नया दे पाऊँ पाठक को। मुझे लगता है कि जब आप किसी बड़े उद्देश्य को, किसी बड़े सरोकार को लेकर चल रहे हों और अपनी कहानी या उपन्यास को विषय बनाकर चल रहे हों, सांप्रदायिकता जैसा विषय हो, तो मुझे लगता है कि कथा रस को फिर भूल जाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो सांप्रदायिकता सामने खड़ी है, इससे लड़ने के लिए जो हथियार ज़रूरी हैं वो सारे हथियार निकाल लिए जाएं, और एक आध जो हमारा पुराना हथियार है उसको अगर घर में रखकर हम नए हथियारों के साथ लड़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो फिर भगत सिंह ने कहीं कहा था कि इंसान को जीवन में प्रेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप अंदर से सुंदर हो जाते हैं। तो मेरे अंदर बस वही वाक्य था भगत सिंह का कि आपको जीवन में एक बार प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम आपको अंदर से सुंदर बनाता है, और प्रेम आपको बताता है कि आपको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। जिन लोगों ने प्रेम नहीं किया वो अपने जीवन की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाए, और वो एक सामान्य सी जीवन जीकर सामान्य तरीके से मौत हो गई उनकी। मैं चाहता था कि मेरा नायक सामान्य ना दिखे, वो असामान्य दिखे। तो इसीलिए मैंने जब इसका शीर्षक, मैं थोड़ा सा विषय से इसलिए हटकर बात कर रहा हूँ, वापस विषय पर आकर ख़त्म करूँगा, कि जब इसका नाम रखने की बात आई तो जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि ये इश्क है, ये तो इसमें सांप्रदायिकता क्या है। तो मैंने कहा कि भगत सिंह ने कोई स्त्री पुरुष वाले प्रेम की बात नहीं की है। उसने कहा है कि आपको इश्क में होना चाहिए, ये नहीं कहा किसके इश्क में होना चाहिए। आप किसी के भी इश्क में हो सकते हैं, आप इंसानों से प्रेम कर सकते हैं, आप उन सब चीज़ों से प्रेम कर सकते हैं जिनसे मिलकर ये पृथ्वी बनी हुई है। जब आप उन सब के प्रेम में होंगे तो आप शायद सबसे प्रेम करेंगे। तो ये सभी से प्रेम का एक कहानी है छोटी सी, और इसीलिए मुझे लगा कि ये कहानी का केंद्रीय बिंदु इश्क होना चाहिए, और उसी के आसपास ये पूरी कहानी रची। इसमें कथारस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रात की कहानी है, और बहुत सारे व्याख्यान हैं, बहुत सारी स्थापनाएं हैं जो मेरी नहीं हैं। 400-500 किताबें पढ़ी और उन किताबों से जो कुछ मिला उसको कहानी में बदल दिया। तो निश्चित रूप से उसमें कथारस नहीं होना था, और कथारस नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पाठकों ने उसे भी स्वीकार कर लिया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कथारस नहीं है। कथारस भरपूर है, बशर्ते उस किताब के मुकम्मल पाठक मिले। मैं प्रेम को ही, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि प्रेम दरअसल एक विशुद्ध नैसर्गिक ऐसी अनुभूति है, ऐसी उच्चावस्था में अपने को ले जाना है जहाँ आप अपनी कोमल भावनाओं और संवेदनाओं को बचाना चाहते हैं।
चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, अपने देश के प्रति, परिवार के प्रति, किसी के भी प्रति प्रेम की जो अनुभूति है वो आपको संवेदना की ऊंचाई तक ले जाती है। तो इसलिए जो रचनाकार होगा वो संवेदनशील होगा और प्रेम उसके लेखन की अनिवार्य शर्त है। बिना प्रेम के आप कलम उठा नहीं सकते, पहली चीज़। अब मैं चित्रा जी पर आ रही हूँ और उनके बहुआयामी लेखन पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कई ज़मीनें तोड़ी हैं। हम गिली गड्डू को लें तो जहाँ पर उन्होंने वृद्धों के जीवन पर एक नए तरीके से प्रकाश डाला है, उनकी कहानियों को लें और ख़ास तौर पर आवा उपन्यास को लें और उनके जो उन्होंने जीवन जिया है, जितना मैंने उन्हें जाना है और जितनी सहृदयता और एक उदारता कहें या सदाशयता कहें, इन व्यक्तिक गुणों को संजोते हुए रचना क्रम में उतरना और उस जगह पर जाना जहाँ पर अंत में बीच में कहीं उनकी बेटी कहती है कि समाज सेवा से क्या होता है। तो आप पहले उस मनोभूमि पे अपने को उस कर्म भूमि पे ले जाते हैं और जब आप लिखते हैं तो एक दोनों तरह की द्वंद्व से गुजरते हैं, जहाँ परिवार का द्वंद्व है, पति के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन है, लेखन और रचना धर्म आपको पुकारता है और दूसरा समाज भी आपको पुकारता है। तो स्त्री के अंदर की संवेदना जब कई सारी बहुआयामी विस्तार लेती है, कई दिशाओं में भागती है, तो वो कई जगह उसको जूझना पड़ता है। तो इस उपन्यास में भी उनकी जो जिद है, जुनून है, जुझारूपन है या लेखकीय संघर्ष है, वो उसके कई सारे आयाम एक साथ देखने को मिलते हैं। और अंत में जिस तरह से वो खूबसूरत तरीके से वो एक जो लड़का है जो बड़े नाटकीय तरीके से वो कहता है कि नहीं मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और जिस तरह से वो पुष्पा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो है जो इसकी पत्नी है या जो शादीशुदा था ये, और किस तरह से उसको बरगला के गाँव से भगा के लाता है। तो ये सारी चीज़ें जो जिए गए जीवन से उठाया गया सच है। और जब वो कहते हैं ना कि सच अगर ज़मीन से जुड़ा हो तो सर चढ़ के बोलता है, तो चित्रा जी के लेखन की एक खूबी है कि उन्होंने केवल कल्पना की दुनिया या वायवीय दुनिया में विचरण ना करके एक यथार्थ का निरूपण किया है, और वो यथार्थ जिया हुआ यथार्थ लगता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो आपने कहा है वो सच है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि आत्मकथा और समाज कथा दोनों है। जब आत्मकथा और समाज कथा दोनों होता है ना मित्रों, तो एक संकट लेखक के लिए खड़ा होता है कि वो अपने आप को कितनी जगह उसमें दे, कितना तटस्थ हो, कितना उसके भीतर घुसे, कितना पात्रों को अपना बनाए और कितना खुद पात्रों का बन जाए। ये जो एक जद्दोजहद लेखक की है, इसको समझना होगा। और मुझे लगता है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम बार बार इस संघर्ष से टकराते हैं। बार बार हमें ऐसा लगता है कि पात्र कहीं नरेटर है, कहीं चरित्र है, लेखक कहीं पात्र है, कहीं नरेटर है और कहीं चुपके से एक दृष्टा में बदल गया है। तो ये जो एक टेक्निक है उसमें सुविधा ये मिल जाती है कि आप अपने आप को मनचाही जगह रख सकते हैं। और इस मनचाही जगह रखने से क्या होता है कि पात्र असुविधा में पड़ जाते हैं। पात्रों को असुविधा में पड़ना और लेखक का उसे असुविधा में पड़ते हुए देखना, ये खतरा मोल लेना आसान काम नहीं है मित्रों। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैं तो ऐसा लेखक हूँ जिसके पात्र उंगली पकड़ करके उसे ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनना, पढ़ना भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो लेखक किसी दुनिया में हुआ करते होंगे मित्रों। आज के जो चरित्र हैं वो गलियों, सड़कों, मोहल्लों और जगह जगह दिखने वाले चरित्र, वो वायवी दुनिया से आए हुए चरित्र नहीं होते। और इस उपन्यास में तो इंतहा ये है कि चरित्र आपके सामने बैठे हुए हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि ओह दरअसल ये चरित्र तो कुछ और ही है। तो वो चरित्र लेखक भी खुद अपने आप को बेनकाब करता है। ये इसका मुझे सबसे अच्छा पक्ष लगा। और जिसे अपने बच्चे से ये सुनना पड़े कि बाहर तो तुम भाषण झाड़ते हो और घर में तुम्हारा काम वाले के साथ में ये बर्ताव है, तो ये देखना कि अपने आप की आत्मालोचना कैसे की जा सकती है, कैसे उसे शब्द दिए जा सकते हैं और ख़ुद को भी कटघरे में कैसे खड़ा किया जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। अब आपने कहा कि जहाँ उपन्यास का अंत हुआ है,
अंत का क्या है कि जब उपन्यास प्रारंभ होता है तो उसका एक अंत खोजना पड़ता है। ये बैठे हुए हैं यहाँ पंकज जी, इन्होंने जिन दोनों उपन्यासों की बात की उनके बारे में बिल्कुल सच है कि अगर वो अंत उनके ना होते, सोचे और समझे अंत अगर किए जाते तो उपन्यास बेहद उबाऊ और अपठनीय हो जाते। इनकी कला ही ये है कि बड़ी सादगी से उन्होंने कह दिया कि उसमें कथा रस नहीं है। मगर कथा रस के कोई उपन्यास होता है क्या? मैं नक्टोरा के बारे में भी यही कहना चाहता हूँ। उसको पढ़ते समय लगता है कि अब बस खोल लिया है ना, आपने 20-25 पेज पढ़ लिए तो आप उसकी गिरफ्त में आ गए। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास जितना समय है पढ़ते चलिए, उसके बीच में आप कुछ और कम से कम पढ़ तो नहीं सकते। आप खाना बना सकते हैं, आप नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, उसके बाद आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो किसी रचना का अपनी गिरफ्त में लेने की जो ताकत होती है ना, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और उस गिरफ्त में लेना सिर्फ किताब के लिए नहीं, बल्कि पाठक को वो दृष्टि देना कि तुम अपने समय को चाहो, अपने आसपास के चरित्रों को चाहो तो अपनी नज़र से देख समझ सकते हो और उनका मूल्यांकन भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि यही फिलहाल कहना है। अब अगला सवाल प्रज्ञा जी करेंगी और प्रज्ञा। आप जब किरदारों की और पात्रों की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रही थी मन्नू भंडारी की कहानी जो है मैं हार गई, जहाँ दो चरित्र वो गढ़ती हैं और दोनों उनकी गिरफ्त से छूट जाते हैं और वो अंततः कहती हैं कि मैं हार गई, अब मैं नहीं लिख सकूँगी, नई पात्र गढ़ सकूँगी। पंकज जी, आपसे फिर एक बार मैं जुर्म इश्क पे नाज़ था उस पर मैं बात करूँगी और एक सवाल अगर बचा बाद में समय तो आपके जो पहले उपन्यास पर भी बात करूँगी। जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं और इसकी वैचारिक बहसों में हम डूबते हैं पाठक के तौर पर, और एक आलोचनात्मक पक्ष भी लगातार चलता रहता है, वो बहुत मैंने उस अर्थ में कथा रस नहीं कहा था, लेकिन बहस का भी एक रस होता है। ऐसा नहीं है कि बहस का रस नहीं होता। हमारे बहसों के इतिहास पत्रिकाओं में और उस सब में रहते हैं और हमें उसमें रस आता है, इसीलिए वो उपन्यास लगातार पढ़ा गया और मैंने भी उस पर लिखा बोला, उसके उद्घाटन सत्र में था। मैं जो आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि नेहरू ने एक सवाल किया था कि भारत माता कौन है, और उसका जवाब था कि भारत माता हम हैं, आप हैं, हम सब लोग मिलकर भारत माता हैं। और एक विचार ये भी था जो दिया गया कि किस तरह से एक समतामूलक समाज हो जिसमें जाति, धर्म, भाषा, जेंडर इन सब का भेदभाव ना हो, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी था। समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, ये सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन जब ये आपका उपन्यास आता है जिस समय में, और वो समय जिस तरह से इबारत लिख रहा है इतिहास के लिए, वो समय इस तरह का है कि जो हमारी पहचानें हैं वो धार्मिकता में तब्दील हो गई हैं। पूरा विद्वेषी माहौल हो गया है। हम अपना धर्म बता दें, पहले जाति पर था ये, अब ये शिफ्ट हो गया है ये धर्म की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाति के प्रश्न खत्म हो गए हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। एक बार आप अपना उपनाम बता दीजिए, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपको अगले चश्मे से, दूसरे चश्मे से देखना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ी भयंकर इस समय की समस्या है। तो ये और इसका जब आप अंत करते हैं, जो आप जिस बच्चे का जन्म होता है, हिना जिस पीड़ा से गुजरी है और वो एक सुबह आ रही है और अंत सकारात्मक होता है, और उस बच्चे का नाम आपने लिखा है भारत मोहम्मद खान। ये एक, जिसे मैं कहूँ कि नेहरू की ही एक स्वप्न था नए भारत का, आधुनिक भारत का, उसकी तर्ज पर मुझे ये लगता है। लेकिन समस्या ये है और सवाल भी ये है कि उस बच्चे का नामकरण करने वाले, उस बच्चे को पालने वाले इस विद्वेषी माहौल में कैसे सरवाइव करेंगे। ये सचमुच कठिन है, क्योंकि एक लेखक के रूप में हम लिख देते हैं कई बार, हम कुछ चीज़ें जो हमारे मन में होती है हम उस हिसाब से घटनाओं को निरूपित कर देते हैं, बात को कह देते हैं। लेकिन आपका प्रश्न वही है कि हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में हमारे पास में दो भाव हैं, आप दोनों में से किसी एक मोड पर बने रहेंगे। आइदर आप घृणा कीजिए या आप गर्व कीजिए। आपको अब कुछ तीसरा करने की इजाज़त नहीं है इन दिनों, कि आप या तो घृणा के मोड में रहें, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आज आप घृणा करेंगे, तो आज दिन भर आप घृणा करेंगे,
फिर किसी दिन आपको सुबह से टारगेट मिलेगा कि नहीं आज आप गर्व करेंगे, तो आज दिन भर आप गर्व करेंगे। ऐसे माहौल में ये सचमुच बहुत मुश्किल है कि वो जो भारत मोहम्मद खान या वो जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो और उसके माता पिता और वो लोग जो सब उससे जुड़े हुए हैं वो कैसे सामना कर पाएंगे इन प्रश्नों का। इस कहानी में जब इस कहानी को लेकर किसी से बहस हो रही थी तो चूँकि इस कहानी में मैंने दोनों पर सवाल उठाए हैं, किसी एक धर्म पर सवाल नहीं उठाया, दूसरे धर्म को भी उतनी ही कड़ाई के साथ कटघरे में खड़ा किया और उनसे कहा है कि आप लोग यहाँ गलत हो रहे हैं और आपकी गलती के कारण ये हो रहा है कि किसी और पक्ष को जगह मिल रही है आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए। लेकिन बात वही होती है कि जब हम यथार्थ पर उतरेंगे, जब हम ज़मीन पर उतरेंगे तो अभी भी हमारे लिए धर्म महत्वपूर्ण है। अगर हम एक ही धर्म के हैं तो हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत सारे दूसरे प्रश्न सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। और धर्म जातियाँ जब से हम धर्म भी मिल गया, जातियाँ भी मिल गई, तो फिर हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा सांवला है, ये काला है और हम गोरे हैं, हम वहाँ उतर कर काम करने लग जाते हैं। तो हमें तो चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति से किसी भी आधार पर कैसे भी करके एक अलगाव पैदा करें। ऐसे में जब भारत मोहम्मद खान बड़ा होगा, वो इस दुनिया को फेस करेगा, तो मुझे नहीं मालूम वो कैसे कर पाएगा, उसका नाम इस दुनिया को कैसे फेस कर पाएगा, उस नाम के साथ वो सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि उस नाम के साथ वो दोनों पक्षों की घृणा झेलेगा। वो इस पक्ष की भी घृणा झेलेगा, वो उस पक्ष की भी घृणा झेलेगा। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि एक लेखक चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो चाहता है कि फिर से बेहतर हो जाए, फिर से हम उस दौर में चले जाएं जहाँ सब कुछ ठीक था। तो उस आशा के नोट पर मैं इस उपन्यास को ख़त्म करना चाहता था। मैं भरत यादव की मृत्यु के साथ नहीं ख़त्म करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा पाठक एक आशा के साथ निकले और उसे लगे कि ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो घृणा है और ये जो गर्वीली चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सब ख़त्म की जा सकती हैं। बस मैं इस आशा के साथ बाहर निकलना चाहता था। तो मैंने एक आशा का छोटा सा फूल देकर अपने पाठक को एग्जिट दी है अपनी कहानी से, कि शायद वो इस फूल को समाज में ले जाए और शायद वो चीज़ों को बदलने लगे। अगर एक भी व्यक्ति बदलने लग जाएगा तो शायद सब चीज़ें बदल जाएंगी। ये मेरी सोच थी। मुझे जहाँ तक लगता है, तो सवाल था उस तरह से, लेकिन मुझे उस उपन्यास में जहाँ तक लगता है कि नफ़रत और क्रूरता के जो नुकीले सिरे जितने हों, इंसानियत का पानी उन्हें भी घिसकर गोल करेगा, मेरी ये उम्मीद है। लेखक का मंतव्य भी यही रहता है कि वो इस मोड़ पर उपन्यास को लाए कि एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, मतलब एक वो रहे, मन में खुशी सी रहे, उम्मीद सी रहे। मैं विषयांतर करते हुए चित्रा जी के लेखन के बारे में एक सवाल भी बैठे बैठे मेरे मन में आया कि हमारे हिंदी समाज में दरअसल अगर कोई महिला उपन्यासकार है, स्त्री उपन्यासकार है, तो उसको बांधने की, एक सरहदों में बांधने की ज़बरदस्ती की कोशिश की जाती है कि इसमें स्त्री विमर्श जोड़ा जाए। इसको सीमित दायरे में कैद करने की जो एक बनी बनाई मानक है, पूर्व निर्धारित जो हमारी एक कल्चर बन गई है, कि उसमें देखो कि स्त्री को कैसे लिया गया है कि वो घर की चहर दीवारी में ही कैद है, कि वो पति और बच्चों से जुड़ी समस्याएं लिख रही है। मतलब देखा जाए तो ये जो लाइन है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, आपका निजी जीवन क्या है वो भी तो समाज और व्यवस्था ने ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में भी जो सवाल आया था कि चित्रा जी के समूचे लेखन में, चाहे वो पोस्ट बॉक्स नंबर वो हो या मतलब गिली गड्डू हो, उन्होंने स्त्री के जीवन की अंदरूनी तहों को बिल्कुल अपने स्त्रीपन से अलग करके देखा है। और यहाँ पर ये जो स्त्री की निजता, स्त्री की आज़ादी और आत्मनिर्णय, जो मुझे लगता है कि बुनियादी सवाल है स्त्री जीवन के, वो इन तीनों को बहुत ही सूक्ष्मता से और अनदेखे तरीके से निकालती हैं। इसमें थोपा हुआ नहीं है। वैसे भी लेखन में, चाहे हम स्त्री का लेखन हो या कोई भी लिखे, तो ये जिया हुआ होता है, ये थोपा हुआ नहीं होता। और हमारे आलोचक, तथाकथित बहुत बड़े बड़े आलोचक, कोशिश करते हैं कि उनका लेखन या अमुक का लेखन तो या तो परिवार में कैद है, या बच्चों में कैद है, या व्यक्तिगत कैद है, मतलब उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित करके उसको डाइल्यूट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये ऐसी परंपरा मैंने देखी है, ज़बरदस्ती उसको स्त्री विमर्श के कटघरे में कैद। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लेखन में
या हम सब के लेखन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दरअसल व्यक्ति और मनुष्य महत्वपूर्ण होते हैं, ये समाज व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है और हमारे सवाल वहीं से खड़े होते हैं। तो ये जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ, मैं अभी आपसे पूछूंगी कि ये जो सवाल मैंने उठाया, इसके बारे में आप बतौर आलोचक, बतौर साहित्यकार क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन सवालों से जूझते हैं और इस तरह के कटघरे में कैद करने की हम लोगों के कई सालों से इस तरह की कहना चाहिए एक अपूर्वाग्रह सा बना हुआ है। ये बात सही है कि राइटर का तो हो सकता है, लेकिन राइटिंग का कोई सेक्स नहीं होता। और अगर राइटिंग का कोई सेक्स नहीं होता तो ये सारी बातें बेमानी है। एक स्त्री पूरे समाज को जिस तरह से देख सकती है, पुरुष भी देख सके, ये ज़रूरी नहीं। मेरा मानना तो यह है कि एक एक्स्ट्रा एंटीना स्त्री के पास होता है और पुरुषों को इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उसके कारण ये है कि सड़क पर, समाज में, घर के भीतर जिस तरह की आँखों का सामना स्त्री को करना पड़ता है, अपनों की आँखों का, बाहर की तो छोड़ दीजिए, वो पुरुष को नहीं करना पड़ता। पुरुष जो बड़ा आदर्शवादी, बड़ा प्यारा दद्दा, ताऊ, चाचा, मामा, भाई होता है, पिता होता है, वो दरअसल जब पुरुष होता है तो क्या होता है ये स्त्री जानती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने राइटिंग के सेक्स की बात की तो मुझे ये लगा कि ये स्त्री विमर्श, ऐसा स्त्री विमर्श बेमानी है जो ऐसी स्त्री मुक्ति की कामना करता है जो स्त्री को पुरुष से अलग कर दे। जहाँ तक चित्रा मुद्गल की सोच का सवाल है, क्योंकि सवाल आपने उनकी राइटिंग के बारे में, उनके विचार के बारे में किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका दरअसल मानना ये है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के मानसिक पूरक होते हैं। वो केवल शारीरिक पूरक नहीं होते, मानसिक पूरक होते हैं और वो एक सामाजिक विचार का निर्माण करते हैं। और सामाजिक विचार क्या होता है? जो एक तरफा नहीं होता, जो दोनों के हित की बात सोचता है, दोनों को समान अधिकार देता है। और जहाँ तक रही बात उनके लेखन में नए विषयों के आने की, कहानी से लेकर के और उपन्यासों तक, दरअसल हमें कोई कथा क्यों याद रहती है? अपने कथ्य के कारण। उसका कंटेंट ही तो होता है ना जो हमारे साथ चला आता है। कलाओं का विस्तार उनके साथ नहीं आता, तब सिर्फ कथ्य होता है। और हर बार एक कथाकार के लिए चुनौती ये होती है कि वो एक नए कथ्य की खोज किस तरह से कर रहा है। मैंने देखा कि जब उनका पहला उपन्यास आया था एक ज़मीन अपनी, उसमें मॉडलिंग की दुनिया में स्त्री को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसकी बात थी, बाज़ार की बात थी। उस समय तो बाज़ारवाद इतना था भी नहीं जब एक ज़मीन अपनी आया था। उसके बाद आवा आया, आपने देखा कि उसमें किस तरह से मजदूर यूनियन के नेता का चरित्र खोल कर रख देती हैं वो सामने। होंगे आप दत्ता सामंत, लेकिन दरअसल आप क्या थे। इसके बाद आता है गिली गड्डू, जहाँ उस क्षेत्र को उन्होंने उठाया कि समाज में वृद्धों की क्या स्थिति है। और फिर आता है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जिसमें किन्नरों पर बात चली तो पता लगा एक पूरा किन्नर विमर्श उठ कर के सामने आ गया। और हम लोगों ने बात करनी शुरू की, हाँ ये एक दुनिया है जो हमारे सामने थी, लेकिन हम उसे देखते नहीं थे। देखते कब थे? जब बच्चा पैदा होता था, जब शादी होती थी, जब वो गाना गाते हुए पैसे मांगने के लिए आते थे। इतनी बड़ी वर्क फोर्स को आपने अपनी आंखों से ओझल कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम मनुष्यता का ढोंग करते हैं। मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि दरअसल हमें जो दिख रहा होता है हम उसे देखते क्यों नहीं? ये रचनाकार उन प्रश्नों को सामने रखने की कोशिश करती हैं जो हम ओझल कर देते हैं। फिर आता है उनका उपन्यास लेटेस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नकतौरा। अब नकतौरा के बारे में मैंने किसी का पढ़ा था, उपन्यासकार है, उपन्यासकार की भाषा देखिए। वो फेसबुक पर एक कमेंट आया था कि नकतौरा कितना ख़राब नाम है, सुनने में कितना ख़राब लग रहा है। तो मेरा कहना यह है, प्यारे तुम चरित्रों में ख़राब हो सकते हो, कोई आदमी लिख भी नहीं सकता। तो ये आँख में आँख डाल करके जवाब देने का एक रचनाकार का साहस, ये मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और इस बात की भी तारीफ़ करता हूँ कि हर बार एक नए तथ्य को उठा कर के लाना, अपने चरित्रों की पहचान कराना और पाठक को उसके साथ बाहर ले जाना, ये भी तो एक कला है ना। कम से कम इसका तो सम्मान करो।